और यही विश्व गुरु नॉन बायोलॉजिकल आदमी की गारंटी है। नॉन बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन समझ जाइएगा किसको कहा जा रहा है। नॉन बायोलॉजिकल आदमी है, विश्व गुरु है, और इस देश को विश्व गुरु बनाने की लाइन में है। सरदार पटेल ने 26 नवंबर 1949 को किसानों का जो मुद्दा रखे थे संविधान सभा में, कि किसानों की जो उत्पाद है उसका मूल्य या तो सीधा सीधा 5 गुना उसकी लागत का रखा जाए, नहीं तो किसान को उसके अनाज का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार दे दिया जाए। भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब ने जब ड्राफ्ट रखा तो ये मुद्दा रखा कि भाई कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, और यदि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया होता तो आज हमारा किसान किसी भी IAS IPS से कम नहीं होता। मैं जो पीछे बात कर रहा था कि 1972 में गेहूं 1 कुंटल 70 रुपए में मिलता था। आज के डेट में सरकार ये तय कर रही है कि भाई गेहूं 2200 रुपए या 2300 रुपए कुंटल में बिकेगा, मतलब लगभग 28 गुना मूल्य बढ़ा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने मोबाइल से। लेकिन ये जो बॉटल है, इस बॉटल से लेकर के जो उत्पाद हैं कंपनियों के, उनका मूल्य 350 गुना बढ़ा। कितना? 350 गुना मैक्सिमम और 200 गुना मिनिमम। तो 70 का 200 गुना यदि मिनिमम वाला जोड़िए तो कितना होगा? 70 का कितना भाई? बोल ही नहीं रहे। 70 का 200 गुना कितना होगा? 14,000 रुपए। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? मतलब आज के डेट में यदि वो मूल्य निर्धारित किया जाए तो किसान के 1 कुंटल गेहूं की कीमत कितना? 14,000 रुपए प्रति कुंटल। और 14,000 रुपए प्रति कुंटल जब किसान के गेहूं का मूल्य होगा तो मजदूर को कम से कम 1,000 रुपए पर डे मजदूरी दे सकता है ना? बोलिए, नहीं दे सकता? तो क्या 1,000 रुपए पर डे मजदूरी देने में उसको कोई परेशानी होगी? इसका मतलब हमारा किसान और मजदूर दोनों सशक्त होगा, और किसान उस परिस्थिति में हवाई जहाज से भी उड़ान भर सकता है। लेकिन इस देश का किसान हमेशा मांगने वाला बना रहे, ऐसी व्यवस्था सरकार चला रही है। हम सरदार पटेल का खेरा आंदोलन, फिर बारदोली आंदोलन, यदि उन आंदोलनों की बात करते हैं, समय कम है। मैंने पहले भी कहा है कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समय 24 घंटे से ज्यादा नहीं, और हमारी आदत है लेट आने की। आदत ही है ना वो। ये ब्राह्मणवाद की एक दूसरी गुलामी है। बहुत लोगों को ये शब्द बड़ा ठीक नहीं लगता होगा, लेकिन मैं इस मामले में कोई समझौता करने वाला आदमी नहीं। गोली लगेगी तो सीने में लगेगी, मरना तय है। और इसीलिए मरने से मारने से जो डरेगा, आपने यदि वो देखा होगा फिल्म, क्या नाम है, अरे गब्बर सिंह वाली, शोले, उन्होंने कहा जो डर गया वो मर गया। और हमारे पुरखों ने, इन सारे पुरखों की तस्वीरें इधर लगी हुई। संत कबीर एक भी दिन स्कूल नहीं गए, और उनकी 1700 वाणी पर लोगों ने PhD कर डाली। हम यहाँ बहुत सारे लोग PhD होल्डर होंगे, MSc MA डॉक्टर क्या क्या होंगे, किसी की एक भी वाणी पर PhD नहीं हुई। और ये समाज अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये लिखा पढ़ा है कि पढ़ा लिखा है। क्या है भाई? क्या है? क्या है? अरे ये लिखा पढ़ा है, जो लिखा है वही पढ़ लिया है। इसका मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं है, केवल लिखा पढ़ा है। तर्क देता रहता है, इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है। इसका मतलब लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है। संत कबीर अनपढ़ होने के बावजूद भी ये कहा, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। और उस महापुरुष ने तथागत गौतम बुद्ध के बाद पूरी दुनिया में
वो मिसाल अर्जित किया, वो मिसाल हासिल किया कि दुनिया की आंखें खुली। लेकिन हम जिन पुरखों की औलादे हैं, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज सभी हम महापुरुषों की यदि बात करें तो आज तक हमारी आंखें नहीं खुली। हमारे बीच का चुना हुआ सांसद संसद भवन में जाके ये बोलता है कि संस्कृत पढ़ने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। कौन सी भाषा? मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का। अब आप कल्पना करो, इस देश का एक सबसे ऊंचे वर्ण वाला, जिसको मैंने ऊपर वाला कहा था, वो इतने दिन से संस्कृत पढ़ रहा है और कैंसर से सबसे ज्यादा मर रहा है। यदि भाई संस्कृत इतनी बड़ी दवा है तो फिर उसको तो कैंसर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसने वो कैंसर हमारे समाज में लगाया, छुआछूत का, ऊंच नीच का, जाति भेद का, ये सारा कैंसर हमारे समाज में डाल रखा। सरदार पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर होने के बाद भी 1946 में जब ये चुनाव होने जा रहा था कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वही आजाद भारत का पहला क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। तो जो मैट्रिक बैरिस्टर था, जरा समझिएगा इसको, सरदार पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर थे और जो मैट्रिक बैरिस्टर था वो उनका गुरु था, वो पोरबंदर का बंदर। अरे हंस रहे भाई? अरे मैं हकीकत बता रहा हूं। और उसके एक इशारे पर सरदार पटेल अपने गुरु की बात टाल नहीं सके, और वही गुरु हमारे समाज को गुरु मंत्र देता है, और बीबी को एक किनारे और पति को दूसरे किनारे, और ये बताता है कि ये मंत्र बताना नहीं, ऐसे देता है ना। क्यों भाई, कितने लोग गुरु मंत्र लिए हैं इधर हैं? और वो कहता है गुरु मंत्र लिए बिना कन्यादान का फल मिलता नहीं है। ऐसे ही है क्यों? आप लोगों को ऐसे पता है ना। अब मेरा दूसरा सवाल है, कन्या वस्तु है या आदमी है? बताइए। आदमी है। क्या आदमी का दान दिया जा सकता है? लेकिन ये पूरा समाज कन्यादान करता है। करता है? नहीं, ताली मत बजाइए प्लीज, ताली बजाने का समय नहीं। हमारे समाज का भावनात्मक दोहन इतने दिन से होता आ रहा है। मैं दिल के तार नहीं छेड़ रहा हूं, इसलिए हाथ मत बजाइएगा। मैं दिमाग के तार छेड़ रहा हूं। दिमाग के तार खोलने पर आपके हाथ बंधे रहना चाहिए और दिमाग खुला रहना चाहिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि कन्या जिसको एक मां जन्म देती है, एक बेटी को भी जन्म देती है, बेटे का दान नहीं करती लेकिन बेटी का दान करती। कल इस पर किसी महिला ने चर्चा नहीं किया है? वह महिला, वह बेटी जिस दिन जन्म लेती है उस दिन से उसके माँ बाप पड़ोसी ये कहने लगते हैं ये पराया धन है। क्या? मेरा सवाल है आपसे, क्या बेटी धन है? बोलिए। कितने लोग इस मत के हैं कि बेटी धन है? भाई जरा हाथ उठाइए। धन है तो फिर क्यों हाथ उठा रहे भाई? यदि धन है तो धन का ही लेन देन होता है, आदमी का लेन देन। लेकिन इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने उस हमारे दिल के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को दान देने की व्यवस्था बनाई हुई है। और इस दान देने की व्यवस्था में हमारे पुरखों ने पूरा राजपाट दान दे रखा है। और आपके हाथों में जो बंधन बंधा है, बहुत सारे लोग हाथ में दिख रहा, देन बद्धो बलि राजा धानवेंद्र महाबला तेन त्वाम अहम बंधामी माँ चलम माँ चलम माँ चलम। ऐसे ही है ना? बहुत लोगों के हाथ में दिख रहा है। बहुत सारे लोग छिपा रहे हाथ अपना कि दिखने ना पाए। ये गुलाम समाज अपनी पहचान छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये तथाकथित उच्च वर्ण का आदमी आपकी एंटीना और ये बंधन देखता है तो समझ जाता है
कि ये हमारा गुलाम है? और गुलाम को गुलामी का एहसास कराना, ये हमारे पुरखों ने बताया। क्या बताया? गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो अपने आजादी के लिए फड़फड़ाना शुरू कर देगा। और यही काम हम सारे लोग समाज में करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये समाज कितना जागरूक है। ये हमारी महिलाएं घूंघट काट के बैठी हैं। एक कवि ने लिखा था, घूंघट के पट खोल रे तुझे कौन मिलेंगे? पिया मिलेंगे। किस पिया की बात है? अरे ये उस ज्ञान की बात है। ये उस ज्ञान की बात है कि ये जो अंधकार का घूंघट डाले हुए हो, इसको जब तक हटाओगे नहीं तब तक ज्ञान मिलेगा नहीं। तथागत बुद्ध ने अत्तदीपो भव कहा। क्या? स्वयं प्रकाशवान बनो। और हम उन्हीं पुरखों की औलादे हैं। बुद्ध ने कहा, शिक्षा ही स्वर्ग का मार्ग है। हमारा आदमी ब्राह्मणों के द्वारा बताए हुए स्वर्ग को पाने के लिए सदियों लगा हुआ। और ये स्वर्ग कहां है? कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी एरोप्लेन जाती है, कौन सी बस जाती है, ये पता नहीं चला। ऐसी है ना कि पता चला। और स्वर्ग जाने की टिकटिया पंडित जी के जेबा में होती है। कहां? आपको ट्रेन से सफर करना हो तो उसकी टिकट स्टेशन में मिलेगी। हवाई जहाज से सफर करना हो तो उसकी टिकट कहां मिलेगी? हवाई अड्डे में। और बस की टिकट? लेकिन स्वर्ग जाने की टिकट एंटीना वाले के जेबा में होती है। और ये एंटीना वाला उस टिकट को देने के लिए कहेगा कम से कम 151 ब्राह्मण खिलाओ। कितना? और इसीलिए हमारे सबके घरों में कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें लिखा जाता है ब्राह्मण भोजन। क्या? ब्राह्मण भोजन। कहीं कुर्मी भोजन, चमार भोजन, नाई भोजन, आहिर भोजन नहीं होता। क्या होता है? ब्राह्मण भोजन। मतलब पुरखे कब खाएंगे? जब ब्राह्मण खाए। वैसे हमारे पुरखे खाते होते नहीं है। और अब ये हमारा नया जो युवा मंडल तैयार हो रहा है, ये पीता खाता हो गया। हमारे पुरखे खाते पीते थे और ये क्या हो गया? पीता खाता। तो बड़ा परिवर्तन आया है। लोग कहते हैं बड़ा परिवर्तन आ गया है और आने वाला है। तो मतलब खाता पीता का हम बदल गया, पीता खाता में बदल गया। ये परिवर्तन आ गया, आया ना। और हमारा नेता, जिसको हम नेता कहते हैं, उसकी कोई नेत नहीं होती है। आप लोगों के यहां मथानी होती है, मथानी, मक्खन निकालने वाली। तो उस मथानी में जो रस्सी लगी होती है उसी को नेता कहते हैं। इधर पता नहीं क्या कहते हैं। तो नेता का काम क्या है? क्रीम निकालना ना। लेकिन हमारा नेता रेण सिंह को मारेंगे, धतूर सिंह को मारेंगे, यही भाषण करेगा। अमारता किसी को नहीं है, मतलब हमारी भावनाओं का दोहन करता है। और इन पुरखों ने जो संदेश दिया, मैंने रविदास की बात कही, वो जो राज बनाना चाहते थे वो बेगमपुरा। कौन सा पुरा? बेगमपुरा, जिसमें कोई गम ना हो। और भारत का संविधान क्या कह रहा है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। कल्याणकारी राज्य मतलब एक आदमी का कल्याण नहीं, एक समाज का कल्याण नहीं, एक जात का कल्याण नहीं, पूरे देश का, भारतीयों का कल्याण करना है। मतलब कौन सा राज्य? बेगमपुरा। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 38 ये आपको निर्देश दे रहा है। हमने अभी पूछा था कितने लोगों के पास संविधान है, तो 12 लोगों का हाथ उठा था। मतलब केवल 12 लोग घरों में वो होगी, पढ़ते उड़ते नहीं है, लेकिन बताने के लिए है कि मेरे घर में। लेकिन वो किताब जिसमें लिखा है ढोल गमार शूद्र पशु नारी, आई सब पनहिन के
अधिकारी ये किताब सभी घरों में मिलती है। तो पनही मिलेगी कि राज मिलेगा? पनही मिल रही। मेरा इस मंच से आपका निवेदन है आपसे कि बहुत दिन पनही खाए और अब पनही खाना बंद करो। और जब पनही खाना बंद करोगे तो शासन की ओर तुम्हारी नजर जाएगी। किसी साहित्यकार ने कहा कि नजर को नजर ने नजर की नजर से देखा। क्या? नजर को नजर ने नजर की नजर से देखा तो क्या पाया? क्या पाया? कि भारत में कोई भी इंसान नहीं है। ये कोई इंसान नहीं है, ये जानवरों से भी बदतर है। कैसे बदतर है? ये बाबू साहब के यहां चाय पिएगा तो कब धोएगा? ऐसे ही है ना। गुरु बाबा के यहां चाय पिएगा तो कब धोएगा। लेकिन कुत्ता यदि चाय पिए उनके यहां तो कब होता है क्या? नहीं। तो हमारी औकात कितनी कितनी कुत्ते से भी कम है। तो भारत का संविधान आप सबको आदमी बनाना चाहता है। अरे भाई कहे ये क्या है? ये मतलब ये बोलने नहीं देंगे हैं? अरे सिर पर बोझ ला देना मतलब क्या है? रिचार्ज है, रिचार्ज। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बड़ा दुख होता है अंदर से, समय इतना जल्दी भाग रहा है। मैं अपने मुख्य अतिथि की तरफ देख रहा हूं तो वो सोच रहे होंगे कि ये आदमी सारा समय खा जाएगा। हैं? भाई मुख्य अतिथि हमारा आया है तो हमारी ड्यूटी बनती है उसको समय देना। लेकिन मैं जिस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं पिछले 25-30 सालों से, भीम सिंह पटेल बहुजन आंदोलन के पहले सांसद पूरे भारत में चुने गए थे और तब से मैं उनकी प्रेरणा से, उस समय बहुत छोटा था मैं, तब से उनकी प्रेरणा से मैं नौकरी चाकरी छोड़ के इस काम में लगा हूं। और ये लग रहा है दिन हो रात हो, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे भी लोग यदि सुनने को तैयार हो तो मैं वो व्यक्ति हूं कि थकता नहीं हूं। 8 घंटे खड़े रहने के बाद भी पैर ये कहते हैं कि अभी जरूरत नहीं है बैठने की। लेकिन ये समाज कहने लगता है नहीं, ये बहुत समय हो गया। ब्राह्मण का गुरु मंत्र लेने के लिए 3 दिन आराम से इंतजार करता है और गुरु मंत्र वो बीवी को अलग देता है और पति को अलग देता है और ये बताता है कि एक दूसरे को बताना नहीं, नहीं तो अनर्थ हो जाए। ये कौन सा गुरु मंत्र है आज तक पता नहीं चला। मंत्र गुरु का दिया हुआ लोगों को आगे की ओर ले जाता है, लेकिन ये ऐसा मंत्र है कि पति और पत्नी को इकट्ठा भी नहीं होने देता। ये कैसा मंत्र है भाई? 1848 में राष्ट्रपिता फूले ने अपनी पत्नी के साथ जो मंत्र लिया, पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रकाश फैलाने का काम किया। छत्रपति शिवाजी की मां ने उनके पिता के 13 साल की उम्र में, मतलब शिवाजी के पिताजी 13 साल के थे, शिवाजी के खुद शिवाजी और उनके पिताजी गुजर गए, तो उनके राज्य को शासन कैसे चलाना है ये सारी शिक्षा उनकी मां ने, जिजाऊ ने, जो उस समय की आज की जाति व्यवस्था से तुलना की जाए तो वो यादव बिरादरी की थी और शिवाजी के पिताजी कुर्मी बिरादरी के थे। मतलब हमारा रोटी बेटी का रिश्ता था। इसका मतलब हम एक ही है, अलग नहीं है। और पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति रूल नहीं करता है, थाट रूल करता है। क्या? थाट। और वो थाट जब कॉमन बनता है, मतलब बहुत सारे लोगों का एक ऐसा विचार बन जाता है, तब एक पहचान के तहत, तब इस देश में हमारे पुरखे इस देश के मूल निवासी रहे हैं, तो एक ही पहचान थी, जातिवादी नहीं थी। और आज क्या है? जाति है और जाति का ठप्पा हम सीने में लगाए घूम रहे हैं और एक दूसरे से ऊंचे बनते दिख रहे हैं।
ब्राह्मण भी समझाता है कुर्मियों को, अहिरों को, अरे तुम तो क्षत्रिय हो भाई। तो इसको लगता है हाँ मैं भी क्या हूं, क्षत्रिय। अरे जिन क्षत्रियों का 21 बार परशुराम ने क्षत्रिय क्या बोलते धरती विहीन किया था, तो वो बिया कहां बची रही गई जा में आए भाई हैं? या उटपटांग की पहचान छापने के बजाय 21 मई 2001 में टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में जो विधिवत प्रिस्क्राइब है कि भारत के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग और इनसे जो धर्म परिवर्तित लोग हैं उन सबका डीएनए एक है, L3MN है। मैं नाम भी बता रहा हूं। शेष किसी का भी डीएनए L3MN, उनका डीएनए R1A1 है जो यूरेशिया के ग्रुप से मेल खाता है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है, भारत का संविधान हम भारत के लोग कह रहा है। देखिए सबके साथ है तो सबको समेट लीजिए, लेकिन हम अपने बीच कह रहे तो भारत के लोग कौन है? भारत के लोग कौन है जी? हम। अरे भारत का मूल निवासी ही भारत का आदमी है, शेष यहाँ का आदमी नहीं है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य यदि बनाएंगे, हम हमारे पुरखों का 16 जनपदों का इतिहास, 10 गणराज्यों का इतिहास जब पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि हम इस देश के शासक हैं। और शासक रहने वाले लोगों में शासन करने का गुण कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हम सदियों से गुलामी भरा जीवन जीते आए तो वो सारे गुण अवगुण में बदल गए। और ये देश मात्र सत्तात्मक देश रहा, लेकिन आज ये पितृ सत्तात्मक देश है। हमारी महिलाएं कल भी इतना सुनी, आज भी सुन रही हैं, लेकिन इनका घूंघट खुल नहीं रहा है। घूंघट खुल क्योंकि ऐसा लगता है कि यह मुंह दिखाने लायक नहीं। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। ये ब्राह्मणी व्यवस्था में मुंह कौन सी पता है? जिसने कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया हो वही मुंह छिपाता है। हमारी माताओं बहनों ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। और घर में बेटी और बहू को एक ही मान्यता में यदि रखा जाए तब ये घूंघट की प्रथा खत्म होगी। दूसरी बात ये कि यदि महिला ससुराल में सर ढकती है तो पुरुष जब ससुराल जाए तो वो भी सर ढके। भारत का संविधान तभी लागू माना जाएगा। क्यों जी? हैं? आप सारे ससुराल जाओ तो सर ढको, समता तभी आएगी। अभी इस समय अभी ये गुजरा होगा कोई त्योहार ना, ये करवा चौथ बता रहे हैं, चलनी ना, मतलब 364 दिन डायरेक्ट सामने आमने देखते हैं तो संतोष नहीं होता। एक दिन चलनी के छेद से मुंह देखती है, चलनी के छेद से है? अच्छा कौन दिन दिखा तो भाई जरा बताओ, चलनी के छेद वाला कि डायरेक्ट खुला वाला है? और वो व्रत ऐसा कि पति की उम्र बढ़ेगी। अरे ससुरा पति यदि 100 साल जी, पत्नी 50 साल में टपक गई तो वो 50 साल का करी है? तो का आजादी है, दूसरा शादी कर ली, ऐसे ना? तो क्या महिला को ये आजादी है? अरे बोलो, नहीं है। इसका मतलब भारत का संविधान हमारे घर में ही लागू नहीं है। और राष्ट्रपिता फूले को जब संतान नहीं हुई तो उनके ससुर ने उनको सलाह दिया कि बेटा दूसरी शादी कर लो। ससुर ने, लड़की के बाप ने, जनरली लड़की के बाप जल्दी से चाहता नहीं है
लेकिन उनके ससुर ने उनको सलाह दिया कि भाई दूसरी शादी कर लो। राष्ट्रपिता फूले ने तुरंत उससे सवाल किया कि क्या सावित्री को ये अधिकार है? चुप हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे यदि सलाह दे रहे हो तो हो सकता है मुझ में ही कमी हो, तो सावित्री को भी दूसरी शादी का अधिकार दे दीजिए। वो चुप। इसका मतलब राष्ट्रपिता फूले संविधान लागू होने के पहले ही संविधानवादी थे, मतलब समतावादी थे। और यदि हम उनको अपना आदर्श मानते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे घर में समता स्थापित करनी होगी। और यदि नहीं तो आप ऐसे रिचार्ज कराते रहोगे। रिचार्ज होता है ना, क्यों? करवा चौथ का मतलब रिचार्ज, मतलब पुरुष तो रिचार्ज हो गया और महिला उसकी बैटरी खत्म हो रही। और जीवन रूपी गाड़ी चलने के लिए दो पहिया चाहिए ना, और एक पहिया गई तो फिर गाड़ी चलने वाली नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर स्वस्थ रहना चाहिए। और यदि महिला पुरुष के उम्र की बढ़ने का व्रत रहती है तो पुरुष को भी महिला की उम्र बढ़ने का व्रत रखे। महिलाओं को इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए, है? और नहीं तो भैया तुम भी नहीं रहो और वो भी। तो ये लड़ाई केवल पुरुष वर्ग की नहीं है या केवल महिला वर्ग की नहीं है। भारत के संविधान में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन शब्द है, मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द है, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। चाहे वो मंत्रालय हो, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो न्यायालय हो, हर जगह महिला की हिस्सेदारी 50% की है। तो उसकी हिस्सेदारी कितना 50% बननी ही चाहिए। इसलिए ये आंदोलन जिसको आज नाम दिया गया है सम्मेलन, सम माने सभी, बराबर, मेलन में बराबरी ले लोगों का मेल मिलाप। और इसमें जो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, प्रैक्टिस ऑफ रिजर्वेशन और पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन आई थी, उसमें जो रोस्टर है कि मेरिट के आधार पर रिजर्व कैटेगरी का आदमी यदि फाइट कर रहा है जनरल कैटेगरी को, तो उसका सिलेक्शन कहां होना चाहिए? जनरल कैटेगरी में होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी में नहीं। लेकिन होता क्या है, उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल करके जबरदस्ती हमारा हिस्सा खत्म किया जाता है। इसलिए आपकी संख्या इस देश में 90% है, तो आपको हिस्सा कितना चाहिए? 90% चाहिए। और यही हिस्सा स्थापित करने के लिए जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा है, मैंने कहा था कि इस देश में सुअरों की, कुत्तों की गणना हुई, हिजड़ों की गणना हुई, लेकिन पिछड़ों की नहीं हुई। तो ये पिछड़ा अभी हिजड़ा से भी नीचे है, तो इसको सही मायने में आदमी बनाना है। और आदमी बनाने के लिए संविधान सबसे बड़ा आपके पास शस्त्र है। और उस संविधान की चर्चा, समय कम है इसलिए मैं बात रोकूंगा अपनी। संविधान की चर्चा घर घर, डोर टू डोर BS4 का अभियान चलाइए, हर घर भर में संविधान की किताब पहुंचाइए। शादी विवाह में आप जो दूसरा गिफ्ट देते हो उसकी जगह क्या संविधान की किताब देना शुरू कीजिए, तो हर घर में संविधान पहले पहुंचे तो, और जब पहुंचेगा तो कोई हमारी बहन, कोई बहू, कोई बेटी पढ़ी लिखी होगी, थोड़ा पढ़ेगी और उसकी जागरूकता करेगी। तो ये बातें मैंने बताया कि कोड बहुत बड़ा है, जल्दी से छुड़ाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास है। तो समय हमें अब इजाजत नहीं कर रहा है। आप सबको फिर से मैं बहुत साधुवाद कर रहा हूं कि आपने मुझे झेला या सुना, वो आपके ऊपर है। और यदि आप ऐसी बने रहेंगे तो हमारे मुख्य अतिथि चले जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आज पूरी रात ये सम्मेलन चले, हैं?